सर, वक्फ बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको क्या लगता है कि कोर्ट में क्या होगा? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जो विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां हैं, जो इलीगलिटीज हैं, और इसके साथ में यदि इलीगलिटीज की बात करूं मैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है पब्लिक के, इसमें आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, इसके साथ में आर्टिकल 25, इनका जो वायलेशन हो रहा है, इसी के साथ में विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, उनमें जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, इसी के साथ में जो पुराना वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था, उसमें जो चीज़ों को नया करके इन्होंने नई तरीके से चीज़ों को बोर्ड बनाया है। जैसे मैं कहूँ कि सेंट्रल फॉर काउंसिल बनाई गई। सेंट्रल फॉर काउंसिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, अर्थात सेंट्रल के लिए बनाई गई। इसमें 22 सदस्य पहले हुआ करते थे, अभी भी 22 सदस्य हैं, पर ये 22 सदस्य जो होंगे मनोनीत होंगे। पहले इलेक्टेड होते थे, अब इन चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया। इस 22 सदस्य में मुस्लिमों को 10 लोगों को रखा गया है, जबकि 12 लोग जो होंगे वो विभिन्न अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अर्थात वो कंसर्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टीज या उसके जो लोग होंगे, उनके पूरे चांसेस बनते हैं, जिसमें से 10 मुस्लिम में से 4, 2 वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन किया गया। इसके साथ में 4 नॉन मुस्लिम होंगे, जिनमें 3 एमपी है, एक एक्स ऑफिसर है। इसी के साथ में 2 फॉर्मर जजेस हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं। इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई वकील है, वो हो सकता है। और 4 वेरियस फील्ड के लोग होंगे, जो विभिन्न तरीके के क्षेत्रों के हो सकते हैं। ऐसे ही 11 लोगों की सदस्य में इन्होंने विभिन्न प्रकार से संशोधित करते हुए, और उसमें भी इसमें काफी अंतर कर दिया, जिसमें से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 नॉन मुस्लिम हैं, इसके साथ में एक एमपी है जो चेयरमैन, और इसके साथ में एक चेयरमैन होगा, एक एमएलए होगा, 4 मुस्लिम काउंसिल हैं। अर्थात यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 7 लोग जो है वो नॉन मुस्लिम हो रहे हैं। अर्थात जिसके लिए बोर्ड बनाया गया था मुस्लिमों को लेकर के, मुस्लिम कम्युनिटीज को लेकर के, वहां पर मेजोरिटी कहीं भी मुस्लिम की दिखती हुई नजर नहीं आ रही। तो यह कैसे डिसाइड हो पाएगा कि यह बिल जो बनाया गया है, इस बिल में सारी चीजों को लेकर के बहुतायत तरीके से सारी मुस्लिम के फेवर में है। अर्थात कहीं ना कहीं इन बैलेंस किया गया है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां चीजों को सबको पावर दिया गया है, वहां पर भी सारी चीजों को इन्होंने यहां से हटा दिया है। इसके साथ में मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, यह जो बिल लाया गया है, उसमें यह बोला गया है कि यह जैसे ट्रस्ट, और इसके साथ में अर्थात जो पार्लियामेंट में स्पीच हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर्स रिजू जी ने पेश किया है, उस समय पर उन्होंने बोला कि यह एक ट्रस्ट की इक्विवेलेंट इसको बना करके वक्फ बोर्ड को पेश करने की कोशिश किया है। जबकि वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो डिफरेंट है, और इसके साथ में भारत देश में 32 वक्फ बोर्ड है। पर इसके सिमिलरली मैं बात करूं कि यदि ट्रस्ट की बात, इसका रजिस्ट्रेशन एक डीएम ऑफिस में होता है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के चांसेस कम होते हैं, साथ ही साथ में एक व्यक्ति विशेष इसका पावरफुल पर्सन होता है, वही सारी चीजों को रेगुलेट करता है। और वो उसके हटने के बाद उसके सक्सेसर्स होते हैं, उन सक्सेसरों के पास में वो अपने आप सारे राइट्स कहीं न कहीं पहुंच जाते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं के साथ साथ वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जब वक्फ बोर्ड बिल आया है, उसमें पार्लियामेंट में, और इसके पार्लियामेंट की मैं बात करूँ तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे, इसमें विभिन्न वोटों के साथ में यह बिल पास हो गया। जिसमें से आपको पता है कि राज्यसभा के 256 में से 128 और 95, अर्थात 128 इसमें बहुमत के साथ में, 95 इसके साथ में अपोजिट पार्टीज की जो इसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने मत किया। साथ ही साथ में लोकसभा में 288 के साथ में, विपरीत में इसके 232 वोट पड़े। तो इसके साथ में यह बिल पूरी तरीके से वहां से पास हो गया। पर यह भी सवाल है कि अब यह एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस चीज का पावर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को कहीं ना कहीं अपने पॉकेट में भी इसको रख सकते हैं, और इसको जिसको हम लोग पॉकेट बिल भी कहते हैं, तो इसके बाद अनवरत टाइम तक भी रखा जा सकता है। अब उनके पास में यह पावर है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से, वैलिडेट तरीके से, उसकी एफिशिएंसीज को सारे को वो चेक करें, और चेक करने के बाद ये सारी चीजों के बारे में वो फिर से हो सकता है कि संशोधन के कुछ चांसेस होते हैं, तो वो संशोधन भी उसमें कर सकते हैं। पर सवाल यह नहीं था, सवाल यह है कि जो वक्फ बोर्ड बिल 1900 भारत देश में जब आया 1954 में, उसके बाद 1995 में उसमें अमेंड किया गया, जिसमें सर्वप्रथम इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही कम्युनिटीज को वक्फ बोर्ड के लिए आ सकती थी। पर अब इसके 1995 में भी यही चीज रहा, और इसके साथ में 2013 में एक्ट आया, और इसके साथ में इसको पूर्ण तरीके से संशोधित कर दिया गया। इसमें ये स्पष्ट लिखा गया
कि इस बिल के बारे में कोई भी बिल बना कोई भी वक्फ बोर्ड बना सकता है और कोई भी व्यक्ति इसमें जमीन को डोनेट कर सकता है। सवाल यह भी नहीं है, सवाल यह है कि जो इसका पर्पज है वक्फ बोर्ड का, उसका यही पर्पज है भारत देश की जो सरकारी जो प्रॉपर्टीज है, जो सारी चीजें इनके अंडर में जमीन है, जैसे हमने आपको डोनेट कर दिया वो जमीन, और वो जमीन कंसन आपको दे दी गई, उसमें आप हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, और जो भी चैरिटेबल्स काम हो सकते हैं देश की जनता के लिए, उसके लिए होता है। तो इन सारी चीजों के साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें जो बिल ये आया, उस बिल में पूरी तरीके से वो चीजें नहीं आ पाई जो कि सारी चीजें एज पर लॉ होनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि वक्फ बोर्ड में जो इन्होंने पूरा काउंसिल बनाया है, उस काउंसिल के साथ में जब इसका ट्रिब्यूनल में मैटर जाएगा तो उसका हेड ऑफिसर कलेक्टर को बना दिया गया, जिसके पास जुडिशियल पावर भी दे दिए गए, और उस कलेक्टर के पास में यह राइट्स है कि वह यदि वक्फ बोर्ड बिल का कुछ भी चीजें हैं और उसमें उसको इनवैलिड घोषित कर देता है या कोई जजमेंट पास कर देता है, बाय द वे कितना भी पार्शियल जजमेंट हो, पर उसको यदि हमें अपील करना है तो हम उसमें अपील नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें ये भी कमियां हैं कि ट्रिब्यूनल में आपने कभी भी देखा होगा या निचली अदालतों में देखा होगा, रेवेन्यू में भी देखा होगा और सिविल में भी देखा होगा कि इस मैटर में कोई भी निचली अदालत कोई भी चीज़ों को, एक्ट को, कुछ भी चीज़ें आ रही हैं और उसको डिसमिस कर दिया, तो अपीलांट में भी हम जा सकते हैं। जैसे तहसील में तहसीलदार करता है तो एसडीएम के पास, एसडीएम आगे बढ़ाता है तो कलेक्टर के पास या कमिश्नर के पास या उससे संबंधित रेवेन्यू जो ऑफिसर होता है उसके पास। साथ ही साथ में इसकी अपील जो तो हाई कोर्ट में भी होती है और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है। इसी प्रकार से इसके दूसरे हैंड में बात करूं मैं, तो इसमें भी यह देखने की जरूरत है कि सिविल कोर्ट में भी जाता है, निचली अदालत में जिसमें मजिस्ट्रेट सिविल जज जो होता है, उसके बाद में आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में, फिर इसके साथ में क्रमशः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो केस जरिए प्रोसेस से आगे बढ़ता रहता है अपीलांट। इसीलिए भारत देश में जुडिशरी है, इसीलिए भारत देश में जो जुडिशरी का पावर है सिर्फ जजेस को दिया गया है जो कानून के ज्ञाता होते हैं, न कि आईएएस ऑफिसरों को दिया गया है। यहाँ पर आईएएस ऑफिसर को जुडिशियल पावर दे करके, जो कि कंसर्न उस समय पर स्टेट जो भी गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट का कहीं न कहीं पर पक्षपात भी कई बार करता है। आज भी बहुत सारे निर्णय ऐसे आप देख सकते हैं जो पार्शियल पास हो जाते हैं, जिनको आगे जाकर के डिसमिस कर दिया जाता है अपील में भी, और सुप्रीम कोर्ट आते आते हो सकता है कई सारे मैटरों में आपने देखा होगा उनको झाड़ भी पड़ती है कि आपने इन चीज़ों को कैसे कर दिया है। ये सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ बहुतायत मतलब इसमें सारी चीज़ें आई है, डिस्क्रिपेंसीज आई है, वह कहीं न कहीं पर जनता के साथ में जो दिए गए राइट्स है उसका कंप्लीट वायलेशन कर रहा है। और इस वायलेशन के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने, मैंने आपसे बोला कि 2013 का जो एक्ट में संशोधन किया गया था कि वक्त कोई भी बना सकता है, तो उसको हटा करके इन्होंने फिर से नया चीजें ला दिया और अब यह कर दिया कि मुस्लिम ही उसको बनाएगा और मुस्लिम ही करेगा। यह कहीं न कहीं पर इस बिल को ले आने के बाद उन्होंने इस रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया गया। इसी के साथ में 12 साल को लेकर के एक उन्होंने चीजों को लाया है। 12 साल के बाद उस जमीन में कोई भी आता है तो उसका जो है तो उसमें पोजीशंस माना जाएगा। सवाल यह है कि पोजीशन ऐसे चीजें होंगी तो कहीं न कहीं पर उनकी जमीनों को लोकल स्तर के जो लोग होंगे वह कहीं न कहीं पर इसको कब्जा कर सकते हैं, और जहां पर एक बड़े लेवल पर बढ़ावा हो जाएगा तो इससे काफी सारी चीजों को लेकर के दिक्कतें भी आएंगी। मगर इसके साथ में मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिलायंस जजमेंट हैं जिनको मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, और इस मीडिया चैनल के माध्यम से भी बोलना चाह रहा हूं कि पूरे भारत देश में कुछ चीज़ों को अभिन्नतः अलग कर दिया गया। सरकार के अधिकार में यह चीज़ों को लाने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया। साथ में बोर्ड में जो कंसर्न लेगा उस कंसर्न डेटा में सारी चीज़ें जो भी आएंगी वह कहीं न कहीं पर कानून नहीं, मानहानि पक्षपाती तरीके से वक्फ बोर्ड के या मुस्लिमों की चीज़ों को लिया जाएगा। न्याय कम, पक्षपात ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर पूरे इस चीज़ों में। साथ ही साथ में जो वक्फ बोर्ड को लेकर के आया गया है और जो मैंने आपसे अभी बातों को किया है वो साजिशन तरीके से वक्फ बोर्ड को कैसे लिया जाए, और जो 22 सेंट्रल कमेटीज में चीज़ों होती हैं सेंट्रल काउंसिल के लिए, साथ में स्टेट काउंसिल में जो 11 है वहाँ पर भी मेजोरिटी न करके माइनॉरिटीज में इसको कर दिया गया। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो 1950 से अभी तक जो चीज़ें अभी तक चली आ रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट दिए गए थे, संविधान की सुरक्षा चक्र जो दिया गया था, इसके साथ में कानून के द्वारा जो किया जाता था, उस कानून के बहुत सारी चीज़ें कई पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलती आती हैं तो उसको वायलेट करने के लिए कोई नया कानून ला करके उसको पूरा तरीके से कैंसिल करने के लिए यदि कोई नया कानून आता है तो अब संवैधानिक भी माना जाता है। यह पार्लियामेंट में भी कई लोगों ने भी बोला है, इस चीज़ को मैं भी बोला हूँ और इसको मैं अपनी पिटीशन में भी इसको रखा भी हूँ।
साथ ही साथ में रतिलाल गांधी और दिलकाय कमेटी से इसके साथ में और भी बहुत सारे जो जजमेंट हैं, आपको पता है कि सबरीमाला, संथालाल, तो ये सारे जजमेंट भी इन सारी चीजों की संस्तुति देते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं और साथ में इसके यह भी बताते हैं कि इस तरह से जो बिल लाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इसको जगह नहीं देगी। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, 75 साल जो पुराना बिल है, जिस बिल में सारी चीजें या ऐसी पहले से प्रावधानिक तरीके से चली आ रही हैं, तो 100% जो वक्फ बिल का कंट्रोलिंग था उसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में क्यों ले लिया, जबकि वो सारी चीजें पहले से चली आ रही थी। इसी के साथ में जो इसका चेयरपर्सन होगा, रेगुलेट करेगा, वह रेगुलेट करने वाला जो पर्सन है उसको जो है सारी चीजों को मैं आपके माध्यम से यह बोलना भी चाहता हूं कि जो कंसर्न पर्सन है, इसका जो चेयरमैन होगा इस बॉडीज का, वह कंसर्न पर्सन उसी भी मनोनीत, वह भी मनोनीत ही होगा जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। अर्थात मैं एक पोएम के साथ में इन सारी चीजों को आपके साथ में बोलना चाहता हूं कि भी आपने नाना पाटेकर की एक पिक्चर में मुझे गाना भी याद आता है, मिट्टी भी मेरी तालाब मेरा, तालाब किसका है, कुआं कुआं भी मेरा, और तालाब किसका है, ठाकुर का। सारी चीजों के साथ में ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं, जहां पूरे भारत देश में डेमोक्रेसी का कहीं न कहीं विभिन्न इंस्टीट्यूशनों को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से कोई भी कानून ले आते हैं, आपके पास पावर है, आप पार्लियामेंट में ले आइए, इंट्रोड्यूस करिए, पर उसकी संवैधानिकता को भी परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर संवैधानिकता की परीक्षण न करके बिल को सिर्फ ड्रॉप करके और उसको फुल मेजोरिटी होने का फायदा लिया गया और उसको पास कर लिया गया है। लोगों के बीच एक सवाल उठ रहा है कि अगर ये वक्फ बिल भ्रष्टाचार कम करने के लिए लाया गया है या वक्फ संपत्ति की लूट के लिए लाया गया है, क्योंकि अगर सरकार की मंशा भ्रष्टाचार रोकना होता तो शायद कुछ और उपाय हो सकते थे। सर बिल्कुल, मैंने आपको जिन माध्यमों से कोर्ट के पास हम आ रहे हैं उसमें हमारी यही प्रेयर है कि कोर्ट में जो कंसर्न कमेटीज है पार्लियामेंट बोर्ड की, उनको फिर से रीड्राफ्ट करने को लेकर के, साथ ही साथ में जो ये बिल है इसमें बहुत सारी चीज़ों को अमेंड करने के लिए या इसी के साथ में इसको तत्काल ही कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमारी प्रेयर भी है, जिसको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसमें मुझे लगता है कि संज्ञान लेकर के इस सारी चीज़ों पर निर्णय भी देगी, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत सारे 2020 में भी जजमेंट आए, जिस जजमेंट में बोला गया, एक्सप्रेस किया गया कि कोई भी यानी केसेस होगी जो कि जजमेंट में स्पष्ट है, वह जजमेंट के अकॉर्डिंगली ही चलेगी। और कोई भी स्टेट के जो निर्णय होंगे, स्टेट का मतलब देश के निर्णय होंगे, पार्लियामेंट के निर्णय होंगे, वह वक्फ बोर्ड के जो एक्ट जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। एनडीए नेता संजय निरुपम वक्फ कानून के विरोध में शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन करने की बात करने वालों को जालिया बाग बनाने धमकी दे रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो उनके पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। लीगलिटीज के रूप में हमें जितना बोलना था, लीगल कानून के आधार पर हमें किस आधार पर कोर्ट में आना है, हमें किस आधार पर पिटिशंस को एडमिट कराना है और साथ में कैसे स्टे लेकर के इस पूरे बिल को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए, रीइंट्रोड्यूस करने के लिए फिर से हम कोर्ट से प्रेयर करेंगे। सर सवाल उठते हैं कि एनडीए नेताओं के बयान से लग रहा है कि क्या वो पब्लिक को अपने अधिकारियों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी छीन लेंगे? ये तो सरकार जब देखेगी तो उसमें भी हम लोग हैं खड़े, और सारी सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान लेती है। हाई कोर्ट में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, हाई कोर्ट भी इस चीज का ध्यान रखेगी, विशेषाधिकार की चीजें हैं। पर यह है कि ऐसी विशेषाधिकार की चीजों का हनन कोई नहीं कर सकता है, यह भी ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, अभी आपने देखा भी है कि 5-6 चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक मैटर में उन्होंने जजमेंट दिया, और पास करने के बाद में उन्होंने बोला भी था इस चीज को कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हम उसको बाधित नहीं कर सकते। जिसमें से आपने देखा होगा कि पोएट को जो होता है, उसके साथ में जो पिक्टोग्राफर होते हैं, चित्रकार जिसको कार्टूनिस्ट कहते हैं, इसके साथ में आपने देखा होगा कि जो स्पीच होती है उसको लेकर के है। और भी जो कार्टूनिस्ट के अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स उसमें आर्टिकल्स में दिए गए हैं, उसमें आप लोगों ने जजमेंट भी देखा जो पिछले हफ्ते की जजमेंट में भी है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी को काफी उसमें फायदा भी मिला। इन सारी चीजों को लेकर के तो ऐसे कोई भी वो करने के लिए आ सकते हैं, पर ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट उसको गैर कानूनी गैर संवैधानिक घोषित करके ऐसी चीजों को तुरंत ही नेग्लेक्ट कर देगी और डिसमिस कर देगी। सर आखिरी सवाल है, उत्तराखंड की धामी सरकार ने उन गांव के नाम बदल दिए जिनके नाम मुसलमानों के नाम पर थे, यानी अकबरपुर को विजयनगर कर दिया, खानपुर को श्री कृष्णपुर कर दिया। गांव गांव नाम बदलने की ये कैसी राजनीति है और क्या ये सही है? देखिए, ये तो आप राजनीतिक मुद्दे को उठा रहे हैं और हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, पर यह है कि ये सरकार यदि ऐसा करती है तो सरकार की
स्पेशल तरीके से। मुझे लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दे बहुत सारे देश में भरे पड़े हैं और इनको ये देखना है तो जमीनी लेवल पर जाएं तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें दिख जाएंगी। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कंपेरिजन है कि नाम बदलने की सरकार और धर्म बदलने की प्रथाएं, साथ ही साथ में धर्म की चीज़ों को लड़ाने की, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।